नमस्कार बच्चों। आज कैदी और कोकिल कविता का दूसरा पार्ट, कवि माखनलाल चतुर्वेदी। इसमें दूसरे काव्यांश में पढ़ेंगे। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो, क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी कोकिल बोलो तो। अब यहाँ पर क्यों हुक पड़ी, सवाल कर रहा है वो कोयल से, क्योंकि वो आधी रात में जेल की दीवार पर बैठकर कूक रही है और उसी के माध्यम से सवाल करके संबोधित करते हुए, उसे सवाल पूछते हुए वो बात पूछना चाहता है कि क्यों आधी रात को चीख उठी। हुक हुक होती है तड़प भरी आवाज, जिसमें तड़प हो, कसक हो, पीड़ा युक्त आवाज हो, वेदना पीड़ा होती है। मृदुल कोमल मीठा वैभव खजाना ऐश्वर्य बावड़ी पागल अर्धरात्रि आधी रात को दावानल जंगल की आग और बड़वा नल आपको बता देते हैं पानी में लगने वाली आग, ज्वालाएं आग की लपटें। तो यहाँ पर इसका जो भावार्थ है उसको पढ़ेंगे। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कवि जेल की कोठरी से कोयल को संबोधित करते हुए कहता है। जेल की कोठरी बंद है और उसकी दीवार पर बैठी हुई कोयल को संबोधित करते कहता है कि हे कोयल, तू किस तड़प भरी वाणी में कूक रही है। ऐसी वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो, कोकिल बोलो तो, क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। हैं तो कोयल को संबोधित करता है, हे कोयल, तुम्हारा ऐसा क्या लुट गया जिसको लेकर तुम इतनी उद्विग्न व्याकुल बेचैन हो, और आधी रात को तुम्हारी वाणी इतनी कारुणिक तड़प भरी हो रही है। सवाल किया है कि आधी रात को तुम्हारी वाणी इतनी तड़प भरी दुख भरी हो रही है। हे कोयल, तुम्हारी वाणी अत्यंत क्या है मृदुल वैभव की रखवाली, तुम्हारी वाणी अत्यंत मधुर और कोमल है, हैं? और जिसकी तुम क्या हो, रखवाली न हो, मतलब तुम उसकी मालकिन हो, फिर भी तुम इस सीमा तक इतनी बेचैन क्यों हो रही हो। तुम्हारी वाणी में ये पागलपन क्यों है, ये बावलापन क्यों है, तुम इस आधी रात को क्यों चिल्ला रही हो कोकिल बोलो तो। क्या किसी जंगल की आग की लपटें तुम्हें दिख गई हैं, कोई दावानल यानी जंगल में लगी आग की लपटें दिख रही हैं? यहाँ तो दावानल लपटों का मतलब समझने आया, मतलब कि सरकार की, ब्रिटिश सरकार का अंधकारपूर्ण शासन और अत्याचारपूर्ण नीतियों की जानकारी हो गई है तुम्हारी वाणी की व्याकुलता क्या इसी का कारण है। तो जो अंग्रेजी राज का अंधकारपूर्ण शासन और अत्याचारपूर्ण जो नीतियां हैं, उन्हीं की जानकारी होने के कारण तुम्हारी वाणी में इतनी व्याकुलता आई है। सवाल कवि पूछ रहा है उससे। ज्वालाएं दिखी हैं, क्या तुम्हें उनका आभास हो गया है। आगे देखते हैं। तो इसमें जेल में बंद जो स्वतंत्र सैनिक, उनके साथ किए जाने वाले अत्याचारों और ब्रिटिश शासन की जो क्रूर नीतियां थी, उनका जिक्र किया गया है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना हथकड़ियां क्यों, ये ब्रिटिश राज का गहना, कोल्लू का चरख चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अखड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। जंजीर मतलब क्या होता है, बंधन, वो जो कड़ियां रहती हैं जो बांध रखते हैं वो, गहना आभूषण, और चरकचू कोलू चलने की जो ध्वनि होती है, गिट्टी पत्थर का छोटा भाग, मोट कोलू का चरसा खींचना, मोट खींचना यानी कोल्लू का चरसा, वो चरस रहता है चमड़े का बना हुआ जो कुएं में से पानी निकालते हैं वो, अकड़ घमंड या ऐंठ, भेदवनी चीरना, विद्रोह बीज यानी क्रांति का आरंभ करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, तो वो सवाल कर रहा है कोयल से। कवि कोयल से कहता है कि हे कोयल,
क्या तुम्हें हमारे शरीर पर पड़ी हुई जंजीरें दिखाई नहीं पड़ती? दिखाई नहीं पड़ती? ये जंजीरें हमें किसी गहने से कम प्रतीत नहीं होती। मतलब क्या है कि दिखाई नहीं पड़ती, देख नहीं सकती जंजीरों का गहना। क्या तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती? हथकड़ियाँ क्यों हैं? ये तो ब्रिटिश राज का गहना है। ये जंजीरें हमें किसी गहने से कम प्रतीत नहीं होती। ये हथकड़ियाँ हमने पहन रखी हैं, ये ब्रिटिश राज द्वारा हमें दिया गया उपहार है, जो गहनों के रूप में हमारे शरीर और हाथों में सजी हुई हैं। तो मतलब ब्रिटिश जो हथकड़ियाँ थी उनको उन्होंने क्या बोला है? क्या बोला है उन्हें? हमारे ब्रिटिश सरकार दिया गया उपहार स्वरूप गहना बोला है, जो हमारे हाथों में, शरीर और हाथों में सजी हुई है। आगे क्या है? कोहलू का चरकचू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। ठीक है, हमें ये कोहलू के चरसा को खींचते समय चरकचू की ध्वनि में जीवन की तान सुनाई देती है। जो कोहलू है, कोहलू के चरकचू हैं जो जीवन की क्या लिखी देती है? कोहलू के जो चरकचू हैं खींचते समय कि जीवन की तान सुनाई पड़ती है। ठीक है, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, और गिट्टी पर, और जो अंगुलियों ने, जब हम गिट्टी तोड़ते हैं, छोटे पत्थर को, बड़े पत्थर को छोटे पत्थरों में टुकड़ा करते हैं तो उसे अंगुली से पकड़ कर लिखते हैं, तो उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी अंगुलियों ने इन पर क्या लिखा है? गाना लिखा है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि मैं क्या है अपने पेट पर हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। जुआ होता है दोनों बैलों के गर्दन पर रखी जाने वाली लकड़ी, उसको मैं खींचकर क्या करता हूँ? खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। ब्रिटिश अकड़ का जो कुआं है उसको मैं खाली करता हूँ। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है कि भावार्थ ये है कि ये जीवन है, जो ये जीवन संगीत ही हमें देश के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा देता है। जो ये कोल्लू का चरकचू है, गिट्टियों पे लिखी जो तान है, लिखी हुई गान है, ये जो संगीत है, यही हमें देश के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा देता है। हम अपने मजबूत हाथों से जब पत्थर तोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी अंगुलियों में पत्थर के टुकड़े स्वतंत्रता संग्राम का नया गीत रच रहे हैं। क्या रच रहे हैं? नया गीत रच रहे हैं। तो वही है कि बड़े पत्थर को जब छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो ऐसा लगता है स्वतंत्र संग्राम का नया गीत रच रहे हैं। तो कहता है कि हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, तो कि मैं पेट पर कोल्लू का जुआ लगाकर कोल्लू का चरसा खींचता हूँ तो ऐसा लगता है कि अंग्रेजी शासन का अकड़ या घमंड का कुआं लगातार खाली करता जा रहा हूँ। इससे मेरे अंदर उत्साह का नया संचार होता है। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, तो मतलब इसके अंदर, मेरे अंदर उत्साह का नया संचार होता है। कहने का मतलब यह है, अंग्रेजों द्वारा दी जाने वाली यातनाएं हमें जीवन में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा देती हैं। हमें जितना संघर्ष मिलता है, जितना हमें यातनाएं मिलती हैं, हम उतनी ही अंग्रेजों से संघर्ष करने की क्या मिलती? हिम्मत मिलती, प्रेरणा मिलती। आगे लिखा है, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों आली, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों कोकिल बोलो तो। कवि आ कह रहा है कि हे कोयल, इस अंधकार में, शांत माहौल में तुम क्यों विलाप कर रही हो? तुम्हें ज्ञात है कि दिन का समय परिश्रम, यातना, संघर्ष का समय होता है। उस समय मधुर आवाज, करुणा की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए तुम्हारा रुदन इस घोर अंधकार को भेद रहा है। हे कोयल, क्या तुम इस अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का सूत्रपात कर रही हो? क्या बीज बो रही अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का? क्या तुम अपनी करुण वाणी से स्वतंत्र संग्राम का नया अध्याय लिखने जा रही हो? मधुर बीज में क्रांति का नया अध्याय लिखने जा रही हो? बोलो तो कोयल, तुम इस शांत अंधकार में वातावरण में इसलिए चुपचाप रुदन कर रही हो? क्या तुम इस शांत अंधकार में वातावरण में क्यों चुपचाप रुदन कर रही हो, क्यों रो रही हो? तो यहाँ पर कवि कोयल को संबोधित करते हुए कह रहा है कि देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या जो मेरे शरीर पर हथकड़ियाँ पड़ी हुई हैं वो तुम्हें दिखाई नहीं देती हैं? वो कह रहे हैं कि ये जंजीरें नहीं हैं,
ये तो ब्रिटिश राज द्वारा दिया गया उपहार हैं जो गहनों के रूप में हमारे शरीर हाथों में सजी हुए हैं। ठीक है। कोहलू का चरकचू, कोहलू का चरकचू तो मतलब क्या कह रहा है कि ये जो कोहलू से हम पानी खींचते हैं, कोहलू के चरसों की खींचते से हम चरकचू की ध्वनि, ये जीवन की तान सुनाई पड़ती है। तो कहते हैं तान, तो कहते हैं कि ये जीवन का संगीत ही हमें, ये जीवन का जो संगीत है यही हमें देश के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा देती है। फिर कहता है गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, वो बहुत ही मजबूत हाथों जो बड़े बड़े पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारी अंगुलियों में पत्थर के ये टुकड़े स्वतंत्र संग्राम का नया गीत रच रहे हैं। हमारी अंगुलियों में पत्थर के टुकड़े स्वतंत्र संग्राम का नया गीत रच रहे हैं। कवि कहता है कि मैं पेट पर कोलू का जुआ लगाकर कोलू का चरसा खींचता हूँ, ऐसा लगता है कि ब्रिटिश अकड़ का कुआं, जो घमंड का कुआं, मैं खाली करता हूँ, और इसको खाली करने से मेरे अंदर नया उत्साह, नया संचार होता है, नया जोश आता है। अर्थात कहने तात्पर्य है कि अंग्रेजों द्वारा दी जाने वाली यातनाएं और हमें जीवन में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने की नई प्रेरणा देते हैं। फिर कह रहा है इस शांत समय में अंधकार को भेद क्यों रही है, क्या दिन में करुणा क्यों जगह रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों आली, कोकिल बोलो तो। फिर कोयल से कह रहा है, क्या कह रहा है, हे कोयल, इस अंधकार शांत माहौल में तुम क्यों विलाप कर रही हो, क्यों चीख रही हो। तुम्हें ज्ञात है कि दिन का समय परिश्रम, यातना, संघर्ष का समय होता है, कि दिन में काम करना पड़ता है। इस समय मधुर आवाज करुणा की आवश्यकता, उस समय मधुर आवाज करुणा की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए तुम्हारा रुदन उस घोर अंधकार को भेद रहा है। इसलिए तुम्हारा ये जो रोना है, जो ये कसक भरी आवाज है, इस घोर अंधकार को भेद रहा है। हे कोयल, तुम इन अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का सूत्रपात कर रही हो। कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों, मतलब इस भांति क्यों बो रही हो तुम। कोकिल, तुम इन अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का सूत्रपात कर रही हो। सवाल किया है, क्या तुम इन अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का सूत्रपात कर रही हो? क्या तुम अपनी करुण वाणी से स्वतंत्र संग्राम नया अध्याय लिखने जा रही हो? कोकिल बोलो तो, क्या तुम इस शांत अंधकार में वातावरण में इसीलिए चुपचाप रोदन कर रही हो, हैं, ताकि क्रांति का नया सूत्रपात कर दिया जाए अंग्रेजों के विरुद्ध? क्या इसीलिए तुम क्या कर रही हो, चुपचाप संदेश दे रही हो, इस अंधकार में वातावरण में रुदन कर रही हो? आगे देखो, काली तू रजनी भी काली, शासन भी करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोटरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेली लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली हे आली। हैं, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोयल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। देखो, समानता बताइए कोयल की और उसके रंग की और ब्रिटिश शासन की नीतियों की। भाई, कोयल भी काले रंग की है और ब्रिटिश शासन की नीतियां भी काली है। देखो, काली तू, रजनी भी काली है। तू कोयल के लिए, रजनी रात के लिए, दोनों काली है। करणी, कर्म या काम, कालकोटरी जिसमें जेल वो बंद रखा जाता है, उनको खुकारियों जो कहते हैं तो खतरनाक कैदियों को बंद रखा जाता है, वो कालकोटरी होती है। कमली, वो कंबल होता है, उसे कमली बोला है। लोह श्रृंखला, लोहे की जंजीर होती है जो बांध के रखते हैं, वो भी काली है। हुंकृति, जो हुंकार है, डांट डपट है। ब्याली, ब्याली की होती है सरपणी के लिए बोला है। तिस पर यानी उस पर, संकट सागर, सागर रूपी संकट। मदमाती, मस्ती या उल्लास से भरी हुई मदमाती। देखो, काली तू रजनी भी काली, शासन भी करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोटरी काली, टोपी काली, कमली काली। तो कवि कहना चाहता है कि हे कोयल, जिस प्रकार रात का रंग काला है वही काला रंग तुम्हारा भी है। जिस प्रकार रात का रंग काला है वही काला रंग तुम्हारा भी है। अंग्रेजों का बर्ताव भी नितांत काला अर्थात अमानवीय है। नितांत काला, बिल्कुल काला है, अर्थात नीतियां कहती है अमानवीय है उनकी नीतियां, अत्याचारपूर्ण है उनकी नीतियां। उनका यह व्यवहार मेरे मन में कई तरह की भयंकर कल्पनाएं भर देता है।
काली लहर कल्पना काली, मतलब जो काली लहर आती है वो कल्पना भी काली हो जाती है। मतलब मेरे मन में कई तरह की भयंकर कल्पनाएं भर देती हैं, बुरी बुरी कल्पनाएं और विचार लहर के समान इस काली कोठरी में घूमते रहते हैं। अर्थात बुरी बुरी कल्पनाएं और विचार लहर के समान इस काली अंधेरी कोठरी में घूमते रहते हैं। तो कहते हैं ना, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। तो कहते हैं उनका व्यवहार कैसा है, बिल्कुल अमानवीय है। तो मेरे मन में कई तरह की भयंकर कल्पनाएं भर देते हैं और बुरी बुरी कल्पनाएं विचार लहर के समान मेरी काल कोठरी में घूमते रहते हैं। ठीक है। मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर गाली ए आली। हैं तो क्या कह रहा आगे, मेरी काल कोठरी का वातावरण भी नितांत कालीमय युक्त है। मतलब काल कोठरी जेलों में रखते थे, किलों में, तो दीवारें भी क्या होती थी, काली थी। मेरी काल कोठरी का वातावरण भी कालीमय युक्त है, रोशनी विहीन है, वहाँ पे राशन रोशनी नहीं है। कैदियों को दी जाने वाली टोपी भी काली है और कंबल भी काला है। यहाँ तक कि मेरा शरीर जिन लोह श्रृंखलों से बंधा हुआ है उसका रंग भी काला है। मतलब जंजीरें भी क्या है, काली है। कहने का तात्पर्य है कि जेल और प्राकृतिक वातावरण सभी कालीमय युक्त है। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण है जेल चाहे और जेल का वो भी क्या है, काला है। ठीक है, जेल और जेल से जुड़ी जो भी चीजें हैं वो सब क्या है, काली है। इस अंधकार में कालीमय युक्त वातावरण में पहरेदार की भीषण आवाज, इस अंधकार और कालीमय युक्त वातावरण में, ये अंधकारपूर्ण और कालीमय वातावरण है, अंधकारपूर्ण और कालीमय युक्त वातावरण में पहरेदार जो चौकीदार है की भीषण आवाज किसी सर्पणी के ढसने जैसा भय उत्पन्न करती है, किसी सरकाली नागिन के ढसने का जैसा भय पैदा करती है। इतना जोर से वो डांटता है, हुंकृति की ब्याली, मतलब हुंकारता है इतने जोर से जिससे काली नागिन फुफकारती है, जैसा डर लगता है। वो तिस पर है गाली याली, ये सखी वो क्या करता है, बात बात पे क्या कर देता है, गाली देता है, डांटता है। तिस पर है गाली ए आली, इस संकट काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। कह रहा है कि हे सखी, इस अंधकार में अन्याय से भरे वातावरण में अंग्रेजी सैनिकों के द्वारा दी जाने वाली असभ्य गालियां इसे और भयावह बना रही हैं। कह रही है कि हे सखी, उसे क्या बोला है, सखी बोला है, कि इस अंधकार में अन्याय से भरे वातावरण में अंग्रेज सैनिकों द्वारा दी जाने वाली जो असभ्य गालियां इसे और भयावह बना देती। जो चौकीदार था, पहरेदार था, उसके द्वारा दी जाने वाली गालियां इसे और अधिक भयावह बना रही हैं। कवि कहता है कि ऐसे अन्यायपूर्ण और अमानवीय वातावरण में भी काले सागर रूपी विपत्ति अर्थात अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने का उत्साह निरंतर बढ़ता जा रहा है। प्रबल इच्छा हो रही है कि इस काले सागर रूपी संकट को जल्द से जल्द नष्ट कर दिया जाए। क्या प्रबल इच्छा हो रही थी, इस संकट का सागर है इसे जल्द से जल्द क्या कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। हे कोयल बोलो तो, ये विचार कैसा है, तुम इस माधुर्यपूर्ण स्वर लहरी अर्थात गीतों को क्यों कर तैरा रही हो? क्या तुम अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने का मन बना चुकी हो? कोकिल बोलो तो, कोकिल बोलो तो, हे कोयल कुछ तो बोलो। क्या बोलता है कि इस अंधकार में अन्याय से भरे हुए वातावरण में अंग्रेजी सैनिकों द्वारा दी जाने वाले असभ्य गालियां इसे और भयावह बना देती हैं। तो कवि के आगे क्या कह रहा है कि ऐसे अन्यायपूर्ण अमान्य वातावरण में भी काले सागर रूपी विपत्ति किसके लिए बोला, अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने का उत्साह निरंतर बढ़ता जा रहा है। अर्थात उसमें मरने का मन करता है, काले सागर पर मरने की मदमाती अर्थात उससे बदला लेने का मन बढ़ता, मन में प्रबल इच्छा होती जा रही है। और प्रबल इच्छा इतनी ज़्यादा होती है कि इस काले सागर रूपी संकट को जल्द से जल्द क्या कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। हे कोयल बोलो तो, ये विचार कैसा है विचार, और तुम अपनी माधुर्यपूर्ण स्वर लहरी अर्थात अपने गीतों को क्यों कर तैरा रही हो, किस लिए तैरा रही हो? क्या तुम भी इस अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने का यानी बदला लेने का मन बना चुकी हो? हे कोयल बोलो तो, हे कोयल बोलो तो। आगे देखते हैं अगले पद्यांश में इनमें भेद बताया गया है कि उस कोयल के जीवन में और लेखक के जीवन में कितना भेद है। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहाँ वे वाह वाह, रोना भी मुझ
है मुझे गुनाह तेरी, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणबेरी। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर, मोहन कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी, अपने देश के जो लीडर, राष्ट्रपिता, जिन्होंने स्वतंत्र संग्राम का नेतृत्व किया था। प्राणों का आंसू किस में भर दूं कोकिल बोलो तो। प्राणों का आंसू मानी जो शक्ति, वो जोश किस में भर दूं। तो यहाँ पर नसीब मानी भाग्य, नभ भर संपूर्ण संसार में उसका आश्रय है। किसका? कोयल उड़ सकती है और वो 10 फुट के संसार में रहता है, 10 बाई 10 की कोठरी में रहता है। गुनाह अपराध होता है, विषमता असमानता है दोनों में। रणबेरी युद्ध की आवाज, दो शंख बजाते हैं, युद्ध की आगाज करते हैं। हुंकृति, हुंकृति वही हुंकार, कृति अपनी रचना, ठीक है। मोहन, मोहनदास करमचंद गांधी के लिए बोला आसव यानी रस या शक्ति, वो एनर्जी। तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि तुम तो प्रकृति के हरे भरे वातावरण में स्वतंत्र रूप से विचरण करती हो। तुझे मिली हरियाली डाली, मतलब तुम्हें तो पेड़ की हरियाली डाली है, मतलब प्रकृति के स्वतंत्र रूप से तुम विचरण कर सकती हो प्रकृति में, ठीक है। हरी डाली मतलब प्रकृति के स्वच्छंद भरे हरे भरे वातावरण में आप स्वतंत्र रूप से विचरण करती हो, अर्थात तुम्हें तो बैठने के लिए हरी हरी डालियां मिली हैं। परंतु मेरे भाग्य में यह संकरी सी काल कोठरी है, जहां हवा और रोशनी बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं। हे कोयल, संपूर्ण आकाश तुम्हारा क्षेत्र है, तेरा नभ भर में संचार था, तो संपूर्ण आकाश में तुम्हारा क्षेत्र है, तुम कहीं भी बिना रुकावट के उड़ सकती हो। जबकि मैं जिस काल कोठरी में बंद हूं मात्र 10 फुट का है। तेरे गीत सुनकर वाह वाह लोग प्रशंसा करते हैं और मैं रोता भी हूं तो मुझे क्या मिलती है? डांट मिलती। गुनाह होता है, अपराध होता है, तो वो चौकीदार मुझे बार बार क्या आता है, पहरेदार बार बार मुझे कोड़े बरसाता है, डांटता है, ठीक है, ठीक है। तो यह मात्र 10 फुट का है। हे कोयल, तेरे गीत सभी को प्रशंसा के पात्र होते हैं, परंतु यदि मैं अपनी दुर्दशा पर रोना चाहूँ, मेरी दशा पर रोना चाहूँ, तो भी वो अपराध की श्रेणी में गिना जाता है। अगर मैं दुर्दशा पर रोना चाहूँ तो वो भी, मेरी जो दशा है उस पर अगर मैं रोता भी हूँ तो वो भी अपराध की श्रेणी में गिना जाता है। इतनी विषमता होने के बावजूद भी बजा रही तिस पर रणभेरी। तो हे कोयल, तुम स्वयं देख लो तुम्हारी और मेरी स्थिति में कितना अंतर है। तब भी तुम अंग्रेजी शासन के विरुद्ध युद्ध का संगीत बजा रही हो। तिस पर बजा रही रणबेरी मतलब युद्ध का अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध का संगीत बजा रही हो। हे कोयल, इस हुंकृति पर अपनी कृति से कहो क्या कर दूं कोकिल बोलो तो। क्या कहते हैं? हे कोयल, यह बताओ कि तुम्हारी इस हुंकार पर, तुम्हारी जो ललकार है हुंकार पर मैं क्या कर सकता हूँ। लेखक है ना, कवि, जो कवि है, जो लेखक है, लेखनी करता है। इस काल कोठरी में रहकर अपनी रचनाओं कविताओं के द्वारा ऐसा क्या और क्या विशेष करूं कि, अर्थात मैं क्या कर सकता हूं। अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, पूछा कि और बताओ मैं क्या करूं, है कि मतलब कहते हैं कि जो काम तलवार नहीं कर सकती वो कलम कर सकती है। कलम के द्वारा ऐसी रचनाओं की रचना की जा सकती जिसको पढ़कर लोग उस युद्ध जो रणभूमि है उसमें पहुंचकर मातृभूमि के न्यौछावर के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कहते हैं तुम्हारी इस हुंकार पर, तुम्हारी ललकार पर मैं क्या कर सकता हूँ। इस काल कोठरी में रहकर अपनी रचनाओं कविताओं के द्वारा ऐसा क्या और विशेष करूं कि स्वतंत्रता संघर्ष की अग्नि और अधिक धधक उठे। मतलब ये स्वतंत्रता संग्राम की जो अग्नि थी, जो ये लहर थी, और दूसरे से फैल उठे। हे कोयल, तुम ही बताओ कि महात्मा गांधी के स्वतंत्र आंदोलन के लिए, महात्मा गांधी के स्वतंत्र आंदोलन था के लिए मैं अपने प्राणों का रस किस भांति न्यौछावर कर सकता हूँ। मतलब किस में भर दूं, मतलब किस प्रकार से न्यौछावर करूं कि वो क्या है कि ऐसा किस प्रकार से, आप बताओ। वो तो लेखक है, लेखन के माध्यम से कह रहा है कि महात्मा गांधी के इस स्वतंत्र आंदोलन के लिए मैं अपने प्राण रस किस भांति न्यौछावर कर सकता हूँ। तुम बताओ कोयल, मेरे संघर्ष की दिशा क्या होगी, मैं इसके लिए सहर्ष तैयार हूँ। कोकिल बोलो तो तुम बताओगे उसी प्रकार से मेरे संघर्ष की क्या है, ये संघर्ष की दिशा तय होगी। तो यहाँ पर कोयल से पूछ रहा है और कोयल के माध्यम से ही उसके उत्तर दे रहा है उन्हीं प्रश्नों का, ठीक है। तो यहाँ पर अंग्रेजों की अमानवीय प्रताड़ना को देखकर कोयल चीखती है
अमानवीय प्रताड़ना को देखकर, कवि की दीनदशा को देखकर चीरती है। लोहो, कवि के शरीर और हाथों में लोहे की जो श्रृंखला देखकर चीरती है। जो भीषण वातावरण है, विषमता का जो तांडव है, अत्याचार है, उसको देखकर वो चीखती है कोयल, आधी रात को चीखती है। तो यहाँ पर कैदी और कोकिल कविता के माध्यम से क्या है, कवि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद का बारीक विश्लेषण कर दी। कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। तो कहते हैं, इस हुंकृति पर अपनी कृति से कहो और क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आंसू किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो कहते हैं इस हुंकृति पर, तो वो हुंकार कर रही है, वो ललकार कर रही है, कौन, कोयल। तो कहते हैं अपनी कृति से और कहो, कृति में ना अपनी रचना से और क्या करूं, क्योंकि अपनी रचना के द्वारा कि मैं क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर। मोहनदास करमचंद गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया हुआ था। उन्होंने व्रत धारण किया रखता कि मैं मेरे देश को आज़ाद करके रखूंगा। तो अपने प्राणों का, मेरी प्राणों का रस, मेरी प्राणों की जो क्षमता है, मेरी कृति है, वो किस किस में भर दूं, तुम बताओ, मेरा क्या नेतृत्व रहेगा, मेरा क्या योगदान रहेगा। कोकिल बोलो तो वो कोयल से बता कि मेरे संघर्ष की दिशा क्या होगी, इसके लिए मैं जो संघर्ष की दिशा मुझे तय करोगी मैं तैयार रहूंगा। यहाँ पर कवि कोयल से कह रहा है, कवि कोयल को से ही प्रश्न कर रहा है और कोयल के ही प्रश्नों के माध्यम से वो उत्तर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कवि हैं राष्ट्रीय चिंतन धारा से जुड़े हुए कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। ठीक है, तो ये जो इसकी पूरा भावार्थ है। अब है कवि की कूक सुनकर, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी, तो सबसे पहले वो आधी रात को चीखी, तो आधी रात को चीखी तो क्या बोला कवि ने, क्या तुम बावली हो गई हो, हैं। कोयल की कूक सुनकर कवि को लगा कि वह बावली हो गई है, वह कुछ कहना चाहती है, कवि को निरंतर लड़ते रहने की प्रेरणा देना चाहती है। तो ये इस अंदाजा लगाया, क्योंकि कवि के मन को आभास होता है कि शायद कोयल ने दावानल या क्रांति की लपटें देख ली हैं, जिसकी सूचना देने के लिए वह चीख रही हैं, अर्थात कवि के कष्टों को देखकर आंसू बहा रही है। तो कोयल की कूक सुनकर कवि की ये प्रतिक्रिया थी। कोयल की कूक सुनकर कवि को लगा कि वो बावड़ी हो गई है, वो कुछ कहना चाहती है या कवि को निरंतर लड़ते रहने की प्रेरणा देना चाहती है, और कवि को आभास हो गया है कि कोयल ने दावानल यानी क्रांति की लपटें, जो अमानवीय नीतियां थी उनको देख लिया है कोयल ने, और उनकी सूचना देने के लिए चीख रही है और कवि के कष्टों को देखकर आंसू बहा रही है। आगे देखो, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई कि क्यों चीखी। भाई स्वतंत्रता सेनानियों की जो साथ अमानवीय वातावरण का अमानवीय व्यवहार करते थे उसको देखकर चीखी होगी। चारों तरफ भीषण विषमता का तांडव देखकर चीखी होगी। कवि था, सम्मानीय था, स्वतंत्र सेनानी था, उनके हाथों में और शरीर पर लोहे की जंजीरों को देखकर चीखी होगी। कवि की उदासी दशा को देखकर उन्हें चीखी होगी। तीसरा, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से यानी अंधकार के प्रभाव से की गई है, क्योंकि अंग्रेजी शासन स्वतंत्र सेनानियों, कानूनी अपराधियों के बीच में अंतर किए बिना समान दंड देता है। ठीक है, स्वतंत्र सेनानी और चोर, लुटेरों, बटमारों के अंतर किए बिना समान दंड देता है, अर्थात उनका सम्मान नहीं किया जाता है। कवि को अन्य अपराधियों की तरह ही कोल्हू के बैल की जगह जोतकर उसे श्रम कराया जाता है। वे अन्य भारतीयों पर भी घोर अत्याचार करते थे। क्या करते थे, घोर अत्याचार करते थे। चौथा, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर आप लिखेंगे। आगे, भाव स्पष्ट।
मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। देखो, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, भाव स्पष्ट करें। मृदुल वैभव की रखवाली है, मीठी आवाज की मालकिन है, उसे पूछा कोकिल बोलो तो कवि कहता है कि संसार में कई तरह के भयानक कष्टों के बीच जब कोमल मधुर स्वर से भरी कोयल की वाणी सुनाई देती है तो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कवि के अनुसार कोयल की यही विशेषता है कि उसे सर्वाधिक मधुर वाणी युक्त पक्षी बनाती है। हैं कि जब कहते हैं कि जब संसार में कई तरह भयानक कष्टों के बीच जब कोमल और मधुर स्वर से भरी हुई कोयल की वाणी सुनाई देती है तो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कवि के अनुसार कोयल की यही विशेषता उसे सभी पक्षियों में सबसे अधिक मृदु वाणी युक्त पक्षी बनाती है। हु मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता ब्रिटिश सकड़ का कुआं। एक भावार्थ है, कवि जेल के यातनापूर्ण जीवन का वर्णन करता हुआ कहता है कि अपने पेट पर कोहलू के बैल वाला जुआ बांधकर कोहलू का चरसा खींचते हुए उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वे ब्रिटिश के घमंड रूपी जो कुआं था उसको निरंतर खाली करता जा रहा, अर्थात अंग्रेजी सल्तनत को चुनौती देता है। चुनौती देते समय उसे उसका जोश उत्साह उतना ही बढ़ता जाता है अंग्रेजों से संघर्ष करने का। ठीक है, जुआ होता है बेटा दो बैलों को के गर्दन पर रखी जाने वाली जो लकड़ी रहती है उसको पेट पर बांधकर वो नीचे जो चमड़े का ढोल रहता है जो कुएं में से पानी निकालता है उसको खींचते हैं, उसे बोलते हैं जुआ। अगला है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? वही अंदेशा है क्या कि कहीं पे उसने क्या देख ली है? जंगल में लगी हुई आग की लपटें देख ली हैं। आग की लपटें मतलब क्या होता है? अत्याचार, भीषण नीतियां, अमानवीय जो अत्याचार करते थे उसको देख लिया तो क्या अंदेशा हुआ कि स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर हो रहे घोर अत्याचार को देखकर कोयल का हृदय भी करुणा से भर उठा होगा। अंदेशा मानी संभावना की गई। कैदियों पर होने वाले अत्याचार व उनकी वेदना और दुख के कारण कोयल चीखी होगी। ठीक है, आगे कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है ये आपको बता दिया गया है। उस दोनों की विषमताएं थी, रेंज आकाश में उड़ती थी, वो 10 फुट संसार में, इसका भी आप करेंगे। उसके गीतों पर प्रशंसा मिलती है, उसको डांट मिलती है, वो भी गुनाह की श्रेणी में आता है, इसको आप करेंगे। 8वां, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली हुई हैं? कवि के स्मृति पटल पर कोयल की अपनी मृदुल वैभव संपन्न वाणी से श्रोता के मन में करुणा जगाने वाली, शांति काल में अपना गीत गाने वाली, अपने गीतों से संसार को खुशी से भर देने वाली, मदमस्त कर देने वाली छवि अंकित है। भाई उसके याद मस्तिष्क में यही अंकित है कि कोयल की आवाज़ कैसी थी? मीठी होती है, मधुर होती है, और जो भी सुनता है उसे कि मन में क्या जाती है? करुणा जगाने वाली होती है, शांति काल में गीत सुनने वाले, संसार को खुशी प्रदान करने वाली होती है, मदमस्त करने वाली होती है, जिसे वह अब नष्ट करने पर तुली है। क्योंकि अब मातृभूमि अशांत और पीड़ित हो तो वह भला मधुर गीत कैसे गा सकती है? तो वह मधुर गीत कैसे गा सकती है? लोगों की मतलब यही है कि वो ऐसे समय में जो शांति काल में जो गीत सुनते हैं, शांत समय में उसको सुनने वाले लोग बड़े मदमस्त हो जाते हैं। अब उसे नष्ट करने, क्योंकि अब मातृभूमि कैसी होगी? अशांत हो गई है, पीड़ित हो गई है, अमानी व्यवहार हो रहा है चारों तरफ, तो अपनी मधुर आवाज़ को नष्ट करना चाहती है, उसमें क्रांति का स्वर भर देना चाहती है। तो इसलिए वो क्रांति की बीज बो रही है अपनी वाणी में। तो यही है, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां की जिन्हें अब वह नष्ट करने पर तुली है? तो कवि के स्मृति पटल पर कोयल की अपनी मधुर और मिठास से युक्त वाणी से श्रोता के मन में करुणा जगाने वाली और शांति काल में या आराम के समय में अपना गीत सुनने वाले और इन गीतों से संसार को खुशी भर देने वाले, मदमस्त करने वाली छवि अंकित है, जिसे अब नष्ट करने तुली है। क्योंकि अब मातृभूमि है जो अशांत और पीड़ित है, अंग्रेजों के अत्याचारों से पीड़ित है, तो वह इस भला मधुर गीत कैसे गा सकती है? हथकड़ियों को गहना क्यों कहा है? कवि ने हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा है क्योंकि कवि स्वाधीनता सेनानी है। उसे देश की स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई, उसने देश की स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई। मातृभूमि की सेवा के लिए फलस्वरूप यदि अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बनाकर हथकड़ियां पहना दी तो यह किसी आभूषण से कम नहीं है, यह मातृभूमि की सेवा का फल है। स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु मिली हथकड़ियां उसे गहना समझकर स्वीकार किया। स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु मिली हथकड़ियां उसने गहना समझकर स्वीकार
किया है। गहना समझकर क्या किया है? स्वीकार किया है। अगले, काली तू ए आली। इन पंक्तियों में काली शब्द की आवर्ती से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। तो प्रस्तुत पंक्तियां जो काली शब्द की आवर्ती कुल काफी बार हुई है, तो काली शब्द की बार बार जो आवृत्ति हुई है, इस आवृत्ति में काली शब्द साधारण प्रतीक और भावार्थ दोनों रूप में उभरते हैं। जैसे काली तू, रजनी भी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, या काली शब्द का साधारण और सरल अर्थ भी है। तो काली शब्द यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप में अर्थ हुआ है। तो काली करनी यानी बुरे क्रम, काल कोठरी बुरी अवस्था में कैद खाना, काली लहर यानी अंग्रेजों की के अमानवीय व्यवहार से जुड़ी हुई जो सोच उत्पन्न होती है, विचार आते हैं उसे। कल्पना काली बुरे विचार, काली लहर है वो अंग्रेजों की क्या है? बुरी नीतियां। कल्पना काली बुरे विचार। तो काली शब्द का बार बार क्या प्रयोग हुआ है? इसे आसपास देश के ऊपर छाए संकट का उल्लेख किया गया है। अब देखो आगे देखते हैं, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। तो दावानल की ज्वालाएं दिखी मतलब जंगल में लगी हुई आग। इसका काव्य सौंदर्य क्या है? तो इसमें बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया, मतलब जंगल की लगी आग, मतलब उसको बड़ा चढ़ाकर, मतलब उपमा अलंकार है इसमें। तो दावानल की जंगल में लगी हुई आग, मतलब यहाँ की जो नीतियां हैं उन्हें, और रूपातिशयोक्ति दो अलंकार है इसमें, उपमा अलंकार। तो ब्रिटिश सरकार की जो कुनीतियां हैं उन्हें दावानल की संज्ञा उपमा दी है, इसे दावानल की उपमा है। रूपातिशयोक्ति तो ज्वालाएं, आग नहीं बोला, उसे ज्वालाएं लपटें बोला है, तो रूपातिशयोक्ति अलंकार बोला है। तो कवि ने कोयल को अपने समकक्ष रखकर उसका मान्यकरण किया है, उसे बात कर रहा है एक तरह। चीखना मनुष्य का लक्षण होता है, परंतु कवि ने कोयल को भी श्रेणी में रख दिया है। इन पंक्तियों में प्रतीक योजना लक्षित हुई है, मतलब प्रतीक योजना लक्षित हुई है, प्रकट हुई है। ठीक है, यहाँ पर तो दावानल की ज्वालाएं में रूपक अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार दोनों मिलकर रूपातिशयोक्ति अलंकार हैं, तो और उपमा अलंकार है। कवि ने कोयल को अपने समकक्ष रखकर उसका मान्यकरण कर दिया है, क्योंकि चीखना मनुष्य का लक्षण है। यहाँ पर कोयल को चीखते हुए दिखाया है, इसलिए हमें मान्यकरण किया गया है। कवि ने कोयल को भी श्रेणी में रख दिया है, मानव की श्रेणी में रख दिया है। तो ये प्रतीक योजना क्या है? प्रकट हुई है, यहाँ पर लक्षित हुई है। तेरे गीत कहे वाह वाह रोना भी मुझे गुना, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी, मतलब युद्ध का नाच बजा रही। तो कवि कहता है कि मेरे और तेरे जीवन में बहुत अंतर है। तू स्वतंत्र है, मैं कालकोठरी बंधु हूँ। तुम्हारे गीत सभी को प्रशंसा दिलाते हैं, मेरा रोना भी मेरे लिए गुला है। तुलनात्मक शैली का अध्ययन किया है यहाँ पर। तेरी मेरी और रणभेरी का तुकांत विशिष्ट प्रयोग हुआ है। तो कवि ने तुलना कर कोयल का मान्यकरण कर दिया गया। तेरा और मेरा अंतर है, मैं कैसे कर सकता हूं? और इतना होने पर भी तू मुझसे क्या करती है? देख विषम तेरी बजा रही थी, और इतनी विषमता होने के बाद भी तू युद्ध की आगाज कर रही है। तो अनुप्रास और पदमेत्री का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तेरी मेरी रे वर्ण किया, और ये अनुप्रास अलंकार हो रहा है। और स्वर पद में, पदों में मित्रता है। तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी है, मेरी रणभेरी, तो पदमित्री अलंकार है। भाषा अत्यंत प्रभावपूर्ण और सरल है, और कवि की पीड़ा की सहज अभिव्यक्ति हुई है इनमें। इसमें ईर्ष्या का भाव स्पष्ट है, यहाँ पे ईर्ष्या का भाव स्पष्ट रूप से व्यक्त है। अब ये दो रचना व्यक्ति वाले दोनों सवाल हैं, ये आप कर लेना। ये रचना ने कभी जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहक कर भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिल की बात ही क्यों की है? ठीक, क्योंकि मधुरता के साथ में है, क्योंकि कोयल कैसा पक्षी है? शांत भाव का पक्षी है। और उस दौर में कैसा दौर था? वो गुलामी का दौर था, भारत अंग्रेजों के अधीन था। तो इस अशांत और अंधकारपूर्ण समय में कोयल की वाणी में भी शांत भाव का स्वर नहीं था। ठीक है, शांत पक्षी था। और इस अशांत अंधकारपूर्ण समय में
अंधकारपूर्ण समय था कि अंग्रेजों का शासन था, अशांत समय था। तो कोयल की वाणी में भी शांत भाव का स्वर नहीं था, जिसने कवि को आश्चर्य में डाल दिया। तो कवि देखो शांत भाव का पक्षी माना जाता है, कौन? कोयल। और वह दौर किसका था? गुलामी का दौर था, पराधीनता का दौर था, अंग्रेजों के दिन था। तो इस अशांत और अंधकारपूर्ण समय में भी कोयल की वाणी में भी शांत भाव का स्वर नहीं था, जिसने कवि को आश्चर्य में डाल दिया, क्योंकि इस समय में शांत रहने का सवाल ही नहीं था, कि देश को आजाद करना था। तो कोयल में आए इस ड्रास्टिक चेंज, मतलब क्या कहते हैं, अप्राकृतिक और अस्वाभाविक परिवर्तन के कारण ही कवि ने कोयल को महत्व दिया होगा। इसीलिए कवि ने कोयल को महत्व दिया होगा। जिसमें जो अप्राकृतिक और अस्वाभाविक जो चेंज आया है, जो ड्रास्टिक चेंज आया है, उसके कारण ही कोयल को महत्व दिया होगा। याद आएगा? अच्छा, आपके विचार से स्वतंत्र सेनानी अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? क्यों? क्योंकि भारतीय थे, भारतीय चाहे स्वतंत्र सेनानी हो चाहे चोर हो, दोनों को एक साथ उनका मनोबल गिराने के लिए ऐसा एक ही साथ एक ही जेल में एक ही तरह का व्यवहार किया जाता होगा उनके साथ, उनके मनोबल को तोड़ने के लिए। आगे देखो, बटमार, रास्ते में लूट लेने वाला, हिमकर, चंद्रमा, दावानल, जंगल की आग, मोट, वो जो चरसा होता है, मतलब पुर या चरसा, और जुआ, दो बैलों के ऊपर रखे जाने वाली जो लकड़ी रहती है वो, हुंकार मतलब डाट डपट, हुंकार, ब्याली, सरपणी, मोहनदास करमचंद गांधी, और आसव यानी रस, वो शक्ति उसके लिए बतलाएगा। तो आज शायद ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और एक बार फिर इस कविता को पढ़ना और पढ़कर इस वीडियो को एक बार और देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।